Okay, so today we are going to start another testing. ठीक है, अभी हम लोग जो हमें जो टेस्ट करने हैं वो 3 टेस्ट हैं बेसिकली दैट वी हैव टू परफॉर्म. लास्ट सैंपल्स में हमने कर लिया जेड टेस्ट और अभी स्मॉल सैंपल्स की हम बात कर रहे हैं. तो हमारा टी टेस्ट है जिसको हम स्टूडेंट्स टी टेस्ट भी बोलते हैं, और फिशर ने दिया है जेड टेस्ट, वो है, और एफ टेस्ट. जेड म्यूट कर लीजिए एक बार अपने आप को. जेड टेस्ट और एफ टेस्ट इन दोनों को हम कर चुके हैं. आज हम लोग टी टेस्ट की बात करेंगे. ठीक है, तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद यू गाइस. आई होप जो मैंने लास्ट आपको बताए थे वो आप लोगों ने किए होंगे. सो अभी मैं आज आपको टी टेस्ट के बारे में बता देती हूँ. सो टी टेस्ट का जो फॉर्मूला है वो बहुत ही सिमिलर है, ठीक है, टू व्हाट वी डिड इन जेड टेस्ट. ओके, लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद यू. कैन यू सी माय स्क्रीन? यस. ओके, यस मैम. ठीक है बेटा. जो टी टेस्ट है बेसिकली स्मॉल जो सैंपल होता है उसमें उसके लिए किया जाता है. मैंने कल लास्ट क्लास में बताया था कि कब हम बोलते हैं कि एक सैंपल जो है वो स्मॉल है या कब हम बोलते हैं कि वो लार्ज है. बताइए. when we say it is a small sample and when we say it is a large sample. Anybody remembers? I told in yesterday's class only. एक नंबर था जिससे हम बोलते हैं कि अगर इससे ज्यादा हमारा सैंपल साइज है तो वो लार्ज सैंपल हो जाता है, और अगर उससे कम होता है तो हम उसे बोलते हैं वो स्मॉल सैंपल है. बताइए, नोट कर लो, नेक्स्ट टाइम फिर पूछूंगी. ठीक है, द नंबर इज 30. ओके, अगर आपके जो सैंपल साइज है वो 30 से ज्यादा है, 30 या 30 से ज्यादा है, then it is considered as a large sample. But if it is less than 30, then it is considered as a small sample. ठीक है, तो अभी हम लार्ज सैंपल्स की बात कर चुके हैं जहाँ जो नॉर्मल पॉपुलेशन, नॉर्मल इसका केस था. ठीक है, अब हम जो है वो स्मॉल सैंपल्स की बात करेंगे. म्यूट करिए दीपाली. ओके, सो हम लोग जब बात करते हैं स्मॉल सैंपल्स की, तो जो स्मॉल सैंपल्स में हम ये मान के चलते हैं कि जिस पॉपुलेशन बेटा आपके यहाँ से बहुत नॉइस आ रही है, आप म्यूट करिए. मैम बट मेरा तो ऑलरेडी माइक म्यूट है. अब मैंने ऑन, उस समय भी आपका अनम्यूट था. कोई बात नहीं, अब ध्यान रखिए. ठीक है, म्यूट कर लीजिए. ओके, जब हम स्मॉल सैंपल की बात करते हैं तो हम ये एजम्पशन लेके चलते हैं कि जो पेरेंट पॉपुलेशन है वो नॉर्मल है. ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात कर रहे हैं, तो हमने जो सैंपल लिया है वो एक नॉर्मल पॉपुलेशन से लिया है. ठीक है, और इसीलिए हम नॉर्मेलिटी जो है वो मान के चल रहे हैं. अगर हम इनका टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब क्या है कि देर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन व्हाट वी आर टेस्टिंग, है ना. जैसे हमने एग्जांपल्स भी किए थे काफी सारे. तो मैंने जैसे आपको बताया कि हम 3 टेस्ट हम करने हैं. हमने जेड और एफ हम कर चुके हैं, उसका फॉर्मूला सेम रहता है. टी टेस्ट का भी ऑलमोस्ट फॉर्मूला सेम है, बस उसकी इम्प्लीकेशन थोड़ी सी डिफरेंट है, तो हम उसको देखते हैं. जो ये टी टेस्ट है वो बनाया तो विलियम गॉसेट ने है, लेकिन उसका पेन नेम जो है, पेन नेम का मतलब होता है जो राइटिंग वो करते हैं उस नेम से, मतलब ऑथर्स जो होते हैं अपना जनरली एक डिफरेंट नेम रखते हैं फॉर बीइंग एन ऑथर, तो वो उनका नाम स्टूडेंट है वहां पे. ठीक है, ही कंसीडर्ड हिमसेल्फ ऑलवेज अ स्टूडेंट. सी, सो स्टूडेंट्स, इसलिए इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन, स्टूडेंट टी टेस्ट जो बोलते हैं. तो यहाँ पे हम फॉर्मूला जो है वो आपको लगभग सेम सा ही नजर आएगा. यही फॉर्मूला था हमारा वहां पे भी, जेड टेस्ट में भी, कि एक्स बार माइनस म्यू अपॉन में एस डिवाइडेड बाय रूट में एन. तो एक्स बार जो है ये हमारा मीन है सैंपल का, म्यू जो है हमारा मीन है पॉपुलेशन का, कैपिटल एस जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन है हमारा सैंपल का, और एन इज द सैंपल साइज.
दैट इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हम जो ये फॉर्मूला लगाएंगे, आप इस फॉर्मूला को सब नोट करिए। एक्स बार, अब जो हमने सैंपल विड्रॉ, क्योंकि हम यही देख रहे हैं ना कि सैंपल के मीन में और पॉपुलेशन के मीन में कोई डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि जो हमने ये सैंपल लिया है इट बिलोंग्स टू दैट पॉपुलेशन ओनली, जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, यही हमको प्रूव करना होता है। तो इसमें हमें ये देखना होता है कि हम कई बार क्या होता है, हमें एस्टिमेट भी करना पड़ता है कि पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा। तो वो हम कैसे निकालते हैं, समेशन डी स्क्वायर अपॉन n माइनस वन, ना कि सिर्फ n। पहले हम n लेते थे खाली, लेकिन अभी हम क्योंकि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को फॉलो करते हैं तो हम n माइनस वन लेते हैं। तो जैसे हम वहां पे 5%, और जैसे इन्होंने पूरा समझाया हुआ है कि डिग्री ऑफ जो आपका सैंपल साइज है वो कितना, कब लार्ज होता है, कब स्मॉल होता है, ये मैं पीडीएफ आपको ग्रुप पे शेयर कर दूंगी, तो ये आप इसको देख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, जैसे अभी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हम ये फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे, उसकी एक वैल्यू निकालेंगे जो कि कंप्यूटेड वैल्यू होगी, फिर उसको हम टेबल वैल्यू से कंपेयर कर लेंगे 5% या 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अगर हमारी कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ टी विच इज हम कैलकुलेटेड वैल्यू जो हमने कैलकुलेट किया है उसको हम कंपेयर करते हैं, और अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू ज्यादा हो जाती है ना, लिखा ना, इफ कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ टी इज ग्रेटर देन द टेबुलेटेड वैल्यू ऑफ टी देन द हाइपोथेसिस इज नल हाइपोथेसिस, H0 जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। और डिफरेंस हम ये मान लेते हैं कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, जितना रेंज हमें दी गई थी कि आपको इस रेंज तक आप जा सकते हो, अगर हम उससे बाहर चले जाते हैं तो इसका मतलब हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हमारी वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू लेस आती है तो हम बोलते हैं कि हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो हमारा एक्सेप्ट हो जाता है। एनी डाउट इन दिस केस? यहां तक किसी को कोई डाउट इन फॉर्मूला और इन एप्लीकेशन? नो मैम। ठीक है, तो अब हम इसमें बात करते हैं हमारी जो डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज है उसकी हम बात करेंगे। तो पहला ये है कि हम दो हमारे स्मॉल सैंपल्स हैं और हम उनका ये देख रहे हैं कि क्या इनके मीन में कोई डिफरेंस है, या एक सैंपल है एक पॉपुलेशन है। ठीक है, तो अगर हमें ये डिफरेंस करना है कि सैंपल के मीन में और पॉपुलेशन के मीन में, यानी कि सैंपल के एवरेज में और पॉपुलेशन के एवरेज में स्मॉल सैंपल्स के लिए क्या कोई डिफरेंस है कि नहीं है, ये टेस्टिंग करनी है। तो स्टेप 1, हम सबसे पहले नल हाइपोथेसिस बनाएंगे कि हमारी जो भी डेटा होगा उसके बेस पे, और हम ये मानेंगे कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द सैंपल मीन एंड द पॉपुलेशन मीन। ठीक है, फिर हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना था। तो हम वो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे एस, उसका फॉर्मूला क्या है, x माइनस एक्स बार अपॉन n माइनस वन। ये हम पहले से भी करते हैं, अगर आपको याद हो आपने बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में भी पढ़ा हुआ है कि स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं, x माइनस एक्स बार निकालते हैं और फिर हम उसको करते हैं। राइट, और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर एक बार हमारे पास s आ गया, देन वी कैलकुलेट द t। ठीक है, t स्टैटिस्टिक जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं, और अगर हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन सैंपल का दिया हुआ होता है तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, n माइनस वन यूज करके, डिपेंडिंग अपॉन द करेक्शन या डिग्री ऑफ फ्रीडम को यूज करते हुए। तो x बार माइनस म्यू अपॉन में सिग्मा। राइट, फिर हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो हम बात करते आ रहे हैं, और हम ये डिसाइड करते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कैसे कैलकुलेट करते हैं, n माइनस के, मोस्टली इट इज वैल्यू n माइनस वन। ठीक है, वंस द डिग्री ऑफ फ्रीडम इज डिसाइडेड तो t वैल्यू जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं, और फिर हम देखते हैं कि अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू is more than the tabulated value, we reject the null hypothesis, and there is a significant difference between the sample mean and population mean. Otherwise हम अगर वो वैल्यू कम होती है तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं null hypothesis, and we conclude that there is no significant difference between sample mean and population mean. Any doubt in this? नो मैम। ठीक, तो हम एक एग्जाम्पल करते हैं, वहां से हमें समझ में आएगा। हमारा इलस्ट्रेशन 8 है कि 10 लोग हैं। ठीक है, 30 से छोटा सैंपल साइज हो गया ना। सो 10 इंडिविजुअल्स आर चोजन एट रैंडम फ्रॉम ए पॉपुलेशन एंड देयर हाइट्स आर फाउंड एज अंडर।
ठीक है, उनकी हाइट हमने निकाली 10 लोगों की. इन द लाइट ऑफ द डेटा डिस्कस द सजेशन दैट द मीन हाइट ऑफ द यूनिवर्स इज 66 इंचेस. जो एवरेज है पूरी यूनिवर्स की यानी कि पूरे पॉपुलेशन की, वो हाइट है 66 इंचेस. और हमने 10 इंडिविजुअल की जो हाइट ली है वो ये हमें डेटा दिया हुआ है. अब आपको यहाँ पे जैसे एग्जाम में ऐसे डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू दी जाएगी कि 9 जो है उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम वैल्यू जो है 2.262 है और 10 जो है 2.281 है. ये आपको इसलिए देखने के लिए दिया है कि आप कितना समझते हो. तो अब हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हम इसका, हमें ये पता चल गया कि इसका पॉपुलेशन का जो मीन है, पॉपुलेशन का मीन वी हैव सीन दैट इट इज 66 इंचेस, राइट. तो अब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है. ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए हमने पहले तो डेटा सारा लिखा जो इन्होंने हमें डेटा दिया हुआ था. ये 63, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 70 और 71, 71. टोटल हमारे पास 10 लोग हैं और उन 10 लोगों की हाइट है. अब हमने इसका एवरेज देखा. ठीक है, इसका एवरेज हमने देखा और उसके एवरेज से हमने ये लगाया, ये देखा कि इसका, जैसे आपको याद भी होगा, देख के शायद याद आ रहा होगा कि हम कैसे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं. ध्यान है आप लोगों ने निकाला हुआ ऐसे स्टैंडर्ड डेविएशन? याद है किसी को? यस मैम. है ना. तो वही प्रोसेस करना है आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल. अभी हमने पॉपुलेशन के मीन को टच नहीं किया है, वो यूज होगा जब हम टी टेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे. ठीक है, अभी हमने पॉपुलेशन के मीन को कुछ नहीं करना है. अभी हमने इसका खुद का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है जो सैंपल डेटा है. तो सैंपल डेटा का हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए हमने एक एज्यूम्ड मीन ले लिया 67. हम कुछ भी ले सकते थे, हम 68 भी ले सकते थे, 67 भी ले सकते थे, 66 भी ले सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसमें. कुछ भी ले सकते हैं हम, जहां हमको लगता है कि इजी कैलकुलेशन रहेगा हम वो ले लेते हैं. जनरली हम इनका एवरेज ही ले लेते हैं. ठीक है, फिर हमने उसमें से इसको माइनस किया, x माइनस 67 करके एक समेशन डी आ गया हमारा, उसका डी स्क्वायर कर दिया हमने, है ना. यहाँ पे डी स्क्वायर किया और फिर उसका समेशन कर दिया. ऐसी समेशन डी अलग निकलता है, समेशन डी स्क्वायर अलग निकलता है. आई होप ये फॉर्मूला आपको याद होगा. और जब हम एज्यूम्ड मीन मानते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, हम एक्स बार निकाल के और फिर हम ऐसे स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लगा लेते हैं. ये आपको फॉर्मूला ध्यान है, समेशन डी माइनस समेशन डी. एक जो डी स्क्वायर वाला होता है जिसका हमने स्क्वायर कर करके समेशन किया होता है, उसमें से हम माइनस कर देते हैं जो सिंगल सिंगल टाइम करके हमने किया होता है. ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा. सो दिस इज टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैंपल. अभी हम सिर्फ सैंपल पे ही हैं, अभी हम पॉपुलेशन पे गए ही नहीं है. और यहां से हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन 3.10 निकल के आ जाएगा. एनी डाउट टिल दिस पॉइंट? नो मैम. डेविएशन निकाल लोगे ना? यस मैम. ठीक है, अब हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ गया, हमारे पास मीन भी आ गया, हमारे पास इसका खुद का मीन भी है ना, और सैंपल का मीन. ये हमारा फॉर्मूला क्या है, t इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन इनटू रूट में n. तो हमने यही देखा कि हमने इसको स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल लिया. और यहां से x बार हमारा 67.8 आ गया. ये पॉपुलेशन का मीन है 66 जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है. स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा 3.10 आ गया और रूट 10 हमने निकाल लिया. तो इसको जब हमने कैलकुलेट किया तो कैलकुलेट करके जो हमारे पास t की टेबल वैल्यू, t की जो कैलकुलेटेड वैल्यू आई दैट इज 1.83. ठीक, अब हम देखेंगे टेबल वैल्यू. तो टेबल वैल्यू हम 9 वाली देखेंगे या 10 वाली देखेंगे, बताओ. टेबल वैल्यू हम 9 से कंपेयर करेंगे या 10 से कंपेयर करेंगे? मैम 9 से. यस, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है वो n-1 होता है. तो 9 वाली की टेबल वैल्यू कितनी है? 2.262. और हमारी 2.26. गुड. और हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू कितनी है? 1.83. Yes, so it is less than the table value. So our null hypothesis is accepted or rejected? मैम एक्सेप्टेड. यस, तो नल हाइपोथेसिस जो है वो हमारा ट्रू हो जाता है. और क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि ये जो हमारे 10 इंडिविजुअल हैं ये उसी पॉपुलेशन को बिलोंग करते हैं,
and there is no significant difference between the mean height of these 10 people and our universe. तो ये भी वैसे ही है, ठीक है। तो अब हमारा क्योंकि सैंपल साइज 10 था, जो कि स्मॉल लार्ज सैंपल साइज 30 से बहुत नीचे है, इसीलिए हमने इस पे ये फॉर्मूला लगाया, ठीक है। ओके मैम। ये न्यूमेरिकल्स आप खुद अटेम्प्ट करिएगा, मैं आपको एक आगे और कॉन्सेप्ट देती हूँ इसी में। अभी तो क्या था, हमने सिर्फ मीन्स में देखा था, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ मीन्स, है ना, ये हमने देखा था। अब दूसरी चीज क्या देख सकते हैं हम कि और हमारे पास टेस्टिंग कैसे आ सकती है, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस ऑफ टू मीन्स। सपोज हमारे पास दो सैंपल्स हैं, ठीक है, एक का साइज n1 है, एक का साइज n2 है। अब हम ये टेस्ट करना चाहते हैं कि ये जो दो मीन्स हैं और जो पॉपुलेशन है वो सब सेम है, टू मीन्स और बोथ द सैंपल्स आर टेकन फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला, x1 का जो बार है, जो हमारा पहले का मीन है माइनस दूसरे का मीन, x1 इज योर मीन ऑफ सैंपल 1, x2 is mean of sample 2, n1 is size of sample 1 and 2 is size of second sample, और इनका स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये आया x1 बार माइनस x2 बार अपॉन में s, और यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करके इसके आ जाएगा n1 n2 अपॉन n1 प्लस n2। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो वो इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा x1 बार जो है, आपको ये फॉर्मूला थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। और स्टैंडर्ड डेविएशन कैसा निकलेगा, हमारा मीन जो है उसका डिफरेंस। एक यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो एक x1 चल रहा है और दूसरा उसका मीन चल रहा है। अभी हम इसका न्यूमेरिकल भी करके देखेंगे। अब हमारे पास दो सैंपल्स हैं और हम ये देखना चाहते हैं कि क्या उन सैंपल्स में कोई डिफरेंस है, क्या वो सैंपल सेम पॉपुलेशन को फॉलो करते हैं, सेम पॉपुलेशन को बिलोंग करते हैं या नहीं करते, ये हमें चेक करना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बोथ द सैंपल्स आर गिवन, द फॉर्मूला इज यूज्ड। ये देखिए, ये फॉर्मूला अगर हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन भी है दोनों का, तो हम क्या करते हैं, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है, हमें सिर्फ डेटा दिया गया है, तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं, कैपिटल S, दोनों का मिला के स्टैंडर्ड डेविएशन। लेकिन अगर दोनों के इंडिविजुअल स्टैंडर्ड डेविएशन हमें दिया हुआ होता है, तो हम फॉलो करते हैं कि एक का स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर यानी कि वेरिएंस मल्टीप्लाइड बाय उसका सैंपल साइज, दूसरे का वेरिएंस मल्टीप्लाइड बाय उसका सैंपल साइज, और नीचे n1 प्लस n2 और -2। और यहाँ पे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो भी क्या होगा, पहले वाले का भी n1 -1, दूसरे का n2 -1, तो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गया, n1 प्लस n2 -2। ओके, अभी हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। इस फॉर्मूले में कहीं किसी को कोई दिक्कत तो आप पूछ सकते हो। आगे बढ़े? यस मैम। ठीक है, तो अब क्वेश्चंस ध्यान से समझते हैं। 2 kinds of manure applied to 15 plots each of 1 acre। 1 एकड़ का हमारा लैंड है, ठीक है, प्लॉट है, और वहां पे हमने 2 तरीके की खाद का इस्तेमाल किया है। 15 प्लॉट का है, 15 जो हमारे 15 प्लॉट है, हर एक प्लॉट जो है वो 1-1 एकड़ का है। अदर कंडीशंस रिमेनिंग द सेम, द यील्ड इन क्विंटल्स आर गिवन बिलो। तो मैन्योर 1 जहां हमने डाली थी वहां पे कितनी हमारी खेती हुई, कितना हमारे पास क्रॉप हुई, कितने क्विंटल्स में, और जो मैन्योर 2 हमने जहां डाली थी वो कितनी हुई। Examine the significance of difference between the mean yields due to the application of different kinds of manure। तो आपको ये पता लगाना है कि क्या इन मीन्स में, क्या इन मैन्योर्स में सच में डिफरेंस है, आर दे रियली डिफरेंट और नॉट, और दे आर सेम। तो यहाँ पे जब ऐसा केस होता है तो हम यहाँ पे जो फॉर्मूला अभी हमने डिस्कस किया, डिफरेंस ऑफ मीन, वो हम कैसे उसको हम टेस्ट कर सकते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस ऑफ मीन, वो हम देखेंगे। क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो अब हम इसका आंसर समझते हैं। तो इसका आंसर समझने के लिए हम एक टेबल बनाते हैं छोटी सी, राइट। तो यहाँ पे हम ये मान के चल रहे हैं, हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो ये मान के चल रहे हैं कि दोनों मीन्स में, दोनों मैन्योर्स में देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस।
इन द यील्ड बाय यूजिंग द बोथ द मैन्योर्स। इसका मतलब हमारा नल हाइपोथेसिस क्या हो गया कि μ1 इज इक्वल टू μ2, यानी कि पहले का मीन, पहले सैंपल का एवरेज और दूसरे सैंपल का एवरेज दोनों सेम है। ठीक है, तो अब हमने दोनों में क्या किया, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के दोनों का हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेंगे वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ओहो, तो थोड़ा सा ब्लर आ गया प्रिंट आउट। तो इन्होंने क्या किया, एवरेज लिया है, जैसे हम अभी तक हमने लास्ट क्वेश्चन में एवरेज लिया था, वैसे ही हम जो है इसको, इसमें भी हमने एवरेज लिया है, और एवरेज लेके हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया दोनों का एवरेज। फिर हमने दोनों का जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया। सो एवरेज इज कमिंग फॉर फर्स्ट, इट इज कमिंग 33, सिंपल एवरेज लिया इन्होंने। ठीक है, और जो सेकंड है उसका भी जो हमारा एवरेज आ रहा है वो 30 आ रहा है। ठीक है, सो पहले मेन्योर का जो यील्ड का एवरेज है वो 33 है और दूसरे का 30 है। दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला हमने, जो भी D1 निकाला और D2 निकाला, और डेविएशन आ गया इनका 10.53। ठीक है, अब हमने टी की वैल्यू निकाली, जो हमारा टी का कैलकुलेटेड वैल्यू है x1 बार माइनस x2 बार अपॉन s n1 n2 n1 प्लस n2। थोड़ा सा ब्लर है, लेकिन क्या थोड़ा सा आपसे पढ़ा जा रहा है या बिल्कुल पढ़ा नहीं जा रहा बेटा? मैम पढ़ा जा रहा है। इज इट ओके, रीडेबल है थोड़ा? यस मैम, यस मैम। ठीक है, यस मैम। तो हमारी टी की जो वैल्यू निकल के आ गई, सब कुछ कैलकुलेट करके 0.55 निकल के आ गई। ठीक है, अब हम इसकी डिग्री, जो टी की वैल्यू हमारी 0.55 आ गई, अगर हम इसकी टेबल वैल्यू देखें, ठीक है, तो जो टेबल वैल्यू है दैट इज 2.160। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमारी आ जाएगी 13, और यहाँ पे जो टेबल वैल्यू है वो हमारी 2.160 है। सो टेबल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो काफी ज्यादा लेस है ना, हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू इज मच लेस एज कंपेयर टू योर टेबल वैल्यू। तो हम ये बोलेंगे कि देर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, और ऐसे हम इन्फर करेंगे इसको। ठीक है, इसी एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, there is one more question, I can explain you that also। सेम, जैसे दो रैंडम सैंपल्स हैं, एक का साइज 9 है, दूसरे का साइज 7 है। ठीक है, 196.40 पहले का है मीन है, और 198.82 दूसरे का मीन है। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस फ्रॉम मीन्स टू 26.94। इन्होंने आपको पहले ही ये डी निकाल के दे दिया है। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन का मतलब उन्होंने पहले ही आपको ये डी निकाल के दे दिया है कि ये 26.94 है और दूसरे का 18.73 है। तो कैन द सैंपल्स बी कंसीडर टू हैव बीन ड्रॉन फ्रॉम द सेम नॉर्मल पॉपुलेशन? मींस क्या ये दोनों सेम ही है, क्या इनमें मेरे कोई डिफरेंस है कि नहीं है? तो देखो यहाँ पे N1 हमारा पहला सैंपल 9 है तो N1 9 आ गया, हमारा दूसरा सैंपल 7 है तो N2 7 आ गया, पहले का मीन 196.40 है तो X1 ये आ गया, और X2 198.82 आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें इन दोनों का जो ये D1 है इन्होंने निकाल के दिया हुआ है, लैंग्वेज देख लो, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन, यही तो निकलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि डेविएशन क्या है कि वो मीन से माइनस कर दिया, तो हमने देख लिया कि कितना डेविएशन है, तो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन, तो फ्रॉम मीन, तो ये हमारा मीन है, मीन से कितना डेविएशन हो रहा है, यही हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले में यूज हो जाता है, जो डी स्मॉल डी यूज होता है। तो इस तरीके से अगर हम ये कैलकुलेट करें तो जो एस की वैल्यू है हमारे फॉर्मूले में वो 1.8 निकल के आती है। तो अब हम टी का वैल्यू निकालेंगे, टी की वैल्यू का फॉर्मूला लगाएंगे जो मैंने आपको ऊपर भी दिखाया था, x1 माइनस x2, जो फर्स्ट का मीन माइनस सेकंड का मीन अपॉन जो टोटल स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आया है s, कैपिटल S वाला, और मल्टीप्लाइड बाय n1 n2 अपॉन n1 प्लस n2। सेम थिंग वी विल डू एंड वी विल कैलकुलेट एंड द आंसर कम्स टू 2.466। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना रहेगा, हाउ वी कैलकुलेट द डिग्री ऑफ फ्रीडम? बताइए कैसे कैलकुलेट करते हैं इस केस में? मैम N1 प्लस N2 माइनस 2। वेरी गुड, यस। सो N1 और N2 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा?
N1 16 यस 16 माइनस 2 14 यस। तो इसीलिए हम t की वैल्यू जो है, आई होप आप सबको टेबल देखनी आती है, कोई ऐसा तो नहीं है जिसको टेबल वैल्यू देखनी नहीं आती है। डू यू वांट टू सी इट अगेन, और कल मैंने जो सिखाया था आपको वो समझ में आ गया था? बताओ। मैम एक बार और समझा दीजिए। एक बार और समझा देते हैं, चलो ठीक है। तो हम फिर आज की जो टेबल वैल्यू है वो हम टी टेबल वाली जो वैल्यू है उसको हम देख लेते हैं, है ना? ओके मैम। ठीक है, जस्ट गिव मी 1 मिनट, आई ब्रिंग दैट ऑन द स्क्रीन। Okay, so this is the table. Can you see the table? आप टेबल देख पा रहे हो? नो मैम। No, ma'am. Okay. नो मैम। Okay, I do it screen share again. Can you see it now? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। तो अगर यहाँ पे हम इसको देखें, just 1 second, मैं इसको डाउनलोड कर लेती हूँ and then I show you again. One minute. Yes, it's there now. I'm going to show you again. I'm going to share my screen with you. Can you see the table now? यस मैम। तो ये देखिए, ये यहाँ पे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपको नजर आ रहा है, ऊपर लिखा हुआ यस मैम। है ना? तो ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यहाँ पे दिया और ऊपर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लिखा हुआ है। कैन यू सी? यस Yes, ma'am. मैम। है ना? तो अब हमें क्या करना है, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है ना, उस पे हमें इसकी वैल्यूज देखनी है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे, सो दैट वी विल सी। ओके, और इसको हम, ये हमारा 5% है यहाँ पे 0.5 पे, और हमारी डिग्री कितनी है 14 ना? तो 14 पे अगर हम 14 की लाइन में जाएंगे तो 0.05 इज 5% ना? सो दिस इज द वैल्यू। कैन यू रीड व्हाट इज दिस वैल्यू जहां पे मेरा एरो है? क्या आप देख सकते हो? यस मैम। 2.145। यस, तो 2.145, और हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू कितनी आ रही थी? देखिए वहां जाके, लेट मी शेयर दैट अगेन। यस, और हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? 2.66। 26. सो हमारा नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड? मैम एक्सेप्टेड। व्हाई? मैम बिकॉज 2.66 स्मॉलर देन है 2.145 के। इज इट? 2.660 हो गया ना वो, अगर आप स्मॉल डेसिमल में चल रहे हो। क्या कर रहे हो बेटा? 2.6 है वो, और वो 2.1 है। तो मैम रिजेक्ट होगा ना? हाँ, रिजेक्ट होगा ना, एक्सेप्ट क्यों होगा? वही तो मैं बोल रही हूँ। यस मैम। शी सेड ना एक्सेप्टेड, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट। यहाँ पे बेटा देखो, जो डेसिमल होता है उसको प्लेसेस से कंपेयर किया जाता है। आप ये मत सोचो कि ये 66 है और ये 145 है। नो, इट इज 660 अगर 3 डेसिमल प्लेस लोगे तो। ध्यान है ना? ओके मैम। तो ये 2.660 है और ये 2.145 है। अगर ये 066 होता तो हम मानते कि ये कम है, लेकिन ये 066 नहीं है, ये 660 है। जो लास्ट में ब्लैंक है वो 0 है एक तरीके से। ठीक है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं, देखो यहाँ पे लिखा है कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ टी इज मोर देन द टेबुलेटेड वैल्यू। यू कैन सी द स्क्रीन, राइट? यस मैम। Yes, ma'am. And we say that difference is significant, that is both the samples have not been taken from the same population, have not been taken. तो जो हम नल हाइपोथेसिस लेके चल रहे थे कि क्या ये दोनों सेम हैं, तो वो हमारा रिजेक्ट हो गया।
एनी डाउट इन दिस? No, ma'am. No, ma'am. समझ में आ रहा है आपको? Yes, ma'am. चलिए ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। देखो एक क्वेश्चन और है आपके सामने। दो सैंपल्स हैं हमारे, एक में 6 आइटम्स है, एक में 5 आइटम्स हैं, ठीक है। और आपको डेटा मिला है, पहले का मीन, दूसरे का मीन, पहले का स्टैंडर्ड डेविएशन, दूसरे का स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या ये सिग्निफिकेंट है, और वैल्यू ऑफ, बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है कि टी की वैल्यू भी दे दी इन्होंने, 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम एट 5% लेवल 2.26। तो बस हमारे को फॉर्मूला पता है, हमें N1 भी पता चल गया, N2 भी पता चल गया, एवरेज ऑफ फर्स्ट जो हमारा सैंपल है उसका भी हमारे पास मीन आ गया, एवरेज आ गया, दूसरे का भी आ गया, पहले का स्टैंडर्ड डेविएशन, दूसरे का स्टैंडर्ड डेविएशन। सो हमारा ये नल हाइपोथेसिस है कि कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, या प्रॉपरली लिखोगे, ठीक है, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन पे दिखाया था आपको कि H0 जो है उसको कॉलन लगा के लिखोगे, μ1 इज इक्वल टू μ2। ये हमारा नल हाइपोथेसिस है। एन अल्टरनेट हाइपोथेसिस इज दैट μ1 इज नॉट इक्वल टू μ2। तो अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे हम बताया था कि अगर हमें दोनों के स्टैंडर्ड डेविएशन दिए होते हैं तो हम सीधा सीधा उनको मल्टीप्लाई करते हैं, और इस तरीके से फॉर्मूला लगा के हमने एस निकाल लिया। एक बार एस निकाल लिया तो टी भी निकाल लिया, है ना। ये 9 जो लिखा है टी के, इसका मतलब ये कि कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, उसको हम ऐसे नीचे लिख के दिखाते हैं, ठीक है। और ये हमने जब निकाल लिया तो हमारी वैल्यू आ गई 1.66, और टेबल वैल्यू कितनी है? 2.26। तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा? मैम Accept एक्सेप्ट होगा। Except. यस, और एक्सेप्ट का मतलब क्या है? दैट देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, है ना। Yes, ma'am. ठीक है, इज इट क्लियर नाउ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो ऐसे आप ये भी। अब नेक्स्ट इज, कई बार क्या होते हैं, पेयर्ड टी टेस्ट होते हैं। पेयर टी टेस्ट का मतलब क्या होता है कि सेम ही पीपल हैं। अभी तो क्या था, हमारे पास दोनों अलग अलग लोग थे, अब क्या है, सेम ही लोग हैं, उनपे हमने एक उनको उनका फॉर एग्जाम्पल हमने उनका एक टेस्ट लिया, फिर उनकी एक ट्रेनिंग कराई या उनको एक क्लास दी, और फिर से टेस्ट लिया। तो पेयर्ड का मतलब ये कि वो सेम ही है ना। जब हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं ना, तो हमारे जो ऑब्जर्वेशन जिन पे हम करें वो सेम पीपल हैं। तो इस केस में हम ये देखना चाहते हैं कि क्या इसका कोई डिफरेंस हुआ है, मतलब जो हमने उनपे ट्रीटमेंट किया, जो उनको क्लास दी, जो ट्रेनिंग दी, क्या उसका कोई डिफरेंस हुआ है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उन दोनों सैंपल्स में डिफरेंस फाइंड करने की कोशिश करते हैं, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल डी से, ठीक है। तो जब हम उसको कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, और कैपिटल डी फिर हम क्या करते हैं, उसका एक एवरेज निकाल लेते हैं, फिर उसका एवरेज का डेविएशन निकाल लेते हैं, ठीक है, और फिर उसको हम ऐसे शो कर देते हैं। ये फॉर्मूला है इसका, ठीक है। हमने सबसे पहला क्या किया, दोनों सैंपल्स में स्टेप 1 हमने दोनों सैंपल्स में डिफरेंस निकाला, और उस डिफरेंस को कैपिटल डी से डिनोट किया, ठीक है। फिर दोनों सैंपल्स में जो हमारे पास डिफरेंस आ जाएगा उसका एवरेज निकाला, उसी का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला। अब हम डिफरेंस पे काम कर रहे हैं कि डिफरेंस का क्या एवरेज है, डिफरेंस का क्या स्टैंडर्ड डेविएशन है, और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का वही तरीका है, x माइनस एक्स बार अपॉन n माइनस 1, है ना। तो वी अज्यूम कि जो नल हाइपोथेसिस वो ये कहता है कि कोई डिफरेंस नहीं है दोनों सैंपल्स में। तो उसमें हम क्या करेंगे, टी वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये वही ऊपर हमारा बी बार, जो डी बार हमारा मीन है, अपॉन हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है, मल्टीप्लाइड बाय रूट n। यही करें हम शुरू से, ऊपर हम बार लेते हैं, मीन लेते हैं, मीन का डिफरेंस तो ऑलरेडी हम डिफरेंस निकाल चुके हैं विच इज डी। नीचे हम स्टैंडर्ड डेविएशन लेते हैं, तो वो हम स्टैंडर्ड डेविएशन हमने सीख लिया, और मल्टीप्लाई कर देते हैं उसे रूट n से, और ये हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई। अगर ये हमारी वैल्यू, जो हमारा जो कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी टेबल वैल्यू से कम है, तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं हाइपोथेसिस, और अगर ज्यादा है तो हम रिजेक्ट कर देते हैं हाइपोथेसिस, है ना। सो दैट इज हाउ वी डू दिस। अब एक न्यूमेरिकल से समझते हैं। देखो 5 लोग हैं हमारे पास, उनका हमने IQ टेस्ट लिया, फिर उनको हमने 1 महीने की ट्रेनिंग दी, फिर उनका एक और टेस्ट लिया, उनके जो नंबर आए हैं वो हम दिखा रहे हैं आपको कि IQ बिफोर ट्रेनिंग कितने नंबर है, और IQ उनका आफ्टर ट्रेनिंग कितने नंबर है, ठीक है। अब आपको ये पता लगाना है, क्वेश्चन ये आपके लिए, कि क्या इस ट्रेनिंग को कराने से कोई फायदा हुआ है। और यहाँ पे उन्होंने आपको दे दिया
कि 1%, 0.01 का मतलब है 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 4 पे, डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 है, उसकी वैल्यू 4.6 है। ठीक है, अभी जो हमने टेबल वैल्यू देखी थी उसकी आपको टेबल देखने की जरूरत नहीं है, आपको टेबल वैल्यू उन्होंने पहले ही दे दी। तो अब हम नल हाइपोथेसिस लेके चलते हैं कि कोई डिफरेंस नहीं है। वी ऑलवेज स्टार्ट विद द अजम्पशन कि देयर इज नो डिफरेंस, एवरीथिंग इज इक्वल। तो हमने क्या किया, स्टेप 1, ये पर्सन हमारे सेम है, ठीक है, IQ बिफोर IQ आफ्टर, इन दोनों में डिफरेंस निकाला। ठीक है, दोनों में डिफरेंस निकाला, ये हमारा कैपिटल D निकल के आ गया। फिर हमने इसका ये जो D है इसका एवरेज निकाला, तो उससे इसको हमने माइनस कर दिया। ये वाला जो स्मॉल d है वो स्टैंडर्ड डेविएशन शो कर रहा है, और ये d ही एक तरीके से हमारा x बन गया। आप ये d मानो कि आपका ये x बन गया, जो कैपिटल X हम पिछले क्वेश्चंस में कर रहे थे, और इसका एवरेज करके हमने निकाल लिया, तो ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन बन गया। ठीक है, कैसे हमने एवरेज निकाला, ये इसका समेशन है ना -10 डिवाइडेड बाय 5, तो इट कम्स टू -2, राइट। तो हमने इसमें से सब में से ये ऐसे कर दिया, तो ये हमारा d माइनस b बार किया हमने, तो ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो बन गया। जब हमने -10 -2 दिया होगा, ये तो ये -8 बचा है ना, 2 में से -2 -2 क्या हो, तो प्लस हो गया, तो इसलिए वो 4 हो गया। तो इस तरीके से करते करते हमने इसका निकाला, फिर इसका हमने d का स्क्वायर किया। ठीक है, तो ये हमारे पास ये दोनों एक तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन का काम कर रहे हैं, और ये हमारे पास x का काम कर रहा है। यहां तक किसी को कोई डाउट? Any doubt so far? समझ में आया आप लोगों को हमने अभी तक क्या किया है? Yes, ma'am. जो डिफरेंस निकला वही एक तरीके से x बन गया, जो अभी तक हमारा लग रहा था, और उसका जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं वैसे ही स्टैंडर्ड डेविएशन हमने निकाल दिया। ठीक है, इसके बाद हमने बस अब हमने फॉर्मूला लगाना है। देखो ये वही चीज है आपकी, कैसे हमारा d बार निकला वो यहाँ बता रखा है, और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो समेशन d स्क्वायर अपॉन में n-1 करके। ठीक है, हमने इसको निकाल दिया। ओके, t वैल्यू निकाली, जो हमारा d है, हमारा एवरेज, क्योंकि वो ऑलरेडी माइनस हो चुका है इसलिए उसको दोबारा माइनस करने की जरूरत नहीं है। उसका स्टैंडर्ड डेविएशन जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, और रूट में n। ठीक है, और यहाँ पे अच्छा एक चीज यहाँ पे ये देखने की होती है, ये जो होता है ना, इसके दोनों साइड जो है ये लाइन लगे, इसको मॉड्यूलर्स बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि इनमें अगर कोई नेगेटिव साइन है तो वो हट जाएगा। तो जैसे यहाँ पे -2 था, तो हमने उसे +2 ही लिखा है, क्योंकि ये इसमें साइन डज नॉट मैटर हेयर एट दिस लेवल। ठीक है, इन दिस फॉर्मूला। तो इसलिए आप कई बार देखेंगे साइडों में ये लाइन लगी है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे नेगेटिव साइंस जो है वो हटा देने हैं आपको। साइन डज नॉट मैटर, जस्ट गो विद द वैल्यूज। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे वैल्यू निकाली, और हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू निकल के आ गई 0.82, और हमारी टेबुलेटेड वैल्यू कितनी है बताइए, व्हाट इज द टेबुलेटेड वैल्यू? 4.6. 4.6. So will we accept the hypothesis or will we reject it? Accepted. Accepted, ma'am. Accepted. Yes, because our calculated value is much less than the table value, so there is not much difference. So हम ये कह सकते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रेनिंग करवाने का कोई फायदा नहीं हुआ। जब भी आप ऐसा क्वेश्चन आएगा तो लास्ट में आपको अपना इन्फ्रेंस लिखना है। इन्फ्रेंस लिखने का मतलब होता है कि अपनी अंडरस्टैंडिंग बताना। उसने सिर्फ आपसे यहीं तक नहीं पूछा था कि आपका हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ, उसका मतलब क्या है ये आपको बताना है। अगर हमारा हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रहा है तो उसका मतलब ये है कि हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में कोई डिफरेंस नहीं है, और अगर रिजेक्ट हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम से रियली में उन लोगों में चेंज आया है ना। तो यहाँ पे हम इसको जैसे ये स्टेटमेंट लिखे ना, कंक्लूड दैट, आप यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस में लैंग्वेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो यू मस्ट बी केयरफुल अबाउट द लैंग्वेज। ठीक है, तो जो लास्ट में हमने लैंग्वेज लिखनी है उसको इस तरीके से लिखनी है कि वो उससे उसका जो इन्फेरेंस है, जो उसका मतलब है, उसको हम समझ सके। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो टी टेस्ट है उसको हम करते हैं। आप इसको करना, और जब आप इसको करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आपको जरूर समझ में आएगा। जैसे एक लास्ट क्वेश्चन है, मैं वो भी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ
इसमें क्या लिखा है, सर्टेन स्टिमुलस एडमिनिस्टर्ड टू ईच ऑफ द 12 पेशेंट्स रिजल्टिंग इन फॉलोइंग इंक्रीज ऑफ द ब्लड प्रेशर। ठीक है, ऐसे कुछ उनको दवाई दी गई या कुछ उनको ऐसा मोटिवेट किया गया जिससे उनका ब्लड प्रेशर जो था वो 12 पेशेंट से हमारे उनका इंक्रीज हुआ। तो क्या हम कंसीडर कर सकते हैं कि स्टिमुलस विल इन जनरल बी अकम्पनीड बाय एन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर? तो क्या हम ये मान सकते हैं कि हमेशा जो है वो इसको, मतलब अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये स्टिमुलस हमें देना चाहिए ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए। तो हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी हमें इंक्रीज दे रखा है, ऐसा नहीं है, ये नहीं बताया कि पहले इतना था और बाद इतना, इन्होंने डी आपको ऑलरेडी दे दिया है ना। इन्होंने बोला कि अगर हम ये करते हैं या हम मेडिसिन देते हैं या किसी भी तरीके का स्टिमुलस देते हैं तो वो ऑलरेडी इतना इंक्रीज हो जाता है, तो इंक्रीज इज द डिफरेंस, राइट। सो डी दे हैव ऑलरेडी गिवन टू यू, तो आपका आधा काम तो उन्होंने पहले ही कर दिया। तो अब हमारा हाइपोथेसिस ये है कि कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं आया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एवरेज निकाल लिया हमने डी बार, इन सबको ऐड करके, है ना, समेशन डी अपॉन एन करके हमारा एवरेज निकल गया। और फिर उसके बाद हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया जो हमने ऊपर फॉर्मूला दिया, और फिर उसके बाद हमने टी निकाल लिया। तो जब हमने टी निकाला तो उसकी वैल्यू आई 2.896। और जबकि हमारी टेबुलेटेड वैल्यू क्या दी हुई है ना क्वेश्चन में, 11 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के लिए, देखो इसको लिखा है ना, टी 0.05 का मतलब यहाँ पे 5% सिग्निफिकेंस, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, तो उसकी वैल्यू हमारी है 2.2। तो आपको क्या लगता है ये जो स्टिमुलस है वो सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा। नहीं कर रहा, कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है? सिग्निफिकेंट डिफरेंस है कि नहीं है? मैम है। अगर सिग्निफिकेंट है। डिफरेंस है, क्योंकि हमारा नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ? मैम रिजेक्ट हुआ है। रिजेक्ट हुआ है मैम। बिल्कुल, आपको यही देखना है, आंख बंद करके आंसर नहीं देना, आपको यही देखना है। पहले आप ये देखो कि हमारा नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ। एक्सेप्ट हुआ तो उसका क्या मतलब है, रिजेक्ट हुआ तो उसका क्या मतलब है। एक्सेप्ट होने का मतलब है कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, है ना, और रिजेक्ट होने का मतलब है देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस। अब इसी चीज को, यही आपको इन्फेर करना, इसी को इन्फेरेंस बोलते हैं कि आपने एक जो डेटा एनालिसिस किया है, अभी ये आप इतने छोटे लेवल पे कर रहे हो, आगे चल के जब आप लोग रिसर्च करते हो तो यही काम करना होता है। ये जो आप बहुत, मतलब आप ये मानो कि आप 0.11% पे आप ये जो डिसीजन ले रहे हो, इसी का 100%, अभी आप 0.01% पे ले रहे हो, इसी का 100% इज पीएचडी। वहां पे भी यही होता है, हम डेटा को एनालिसिस करते हैं और डेटा को एनालिसिस करने के बाद हम ये डिसीजन लेते हैं कि क्या ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो स्टेप 1, आप अपना नल हाइपोथेसिस देखेंगे, अपनी टेबल वैल्यू और अपनी कैलकुलेटेड वैल्यू को कंपेयर करेंगे। अगर आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से कम है तो हम ये बोलेंगे कि नल हाइपोथेसिस हमने एक्सेप्ट कर लिया, और नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करने का मतलब है देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, राइट। बट ऑन द अदर साइड ऑफ द स्टोरी इज if your calculated value is much higher than the table value, like in this case आपकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो 2.896 है, जबकि जो आपकी टेबल वैल्यू है 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे 11 फ्रीडम पे, दैट इज 2.2। सो अगर आपकी ये यहाँ पे 2.2 है तो इसका मतलब हुआ कि वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस एंड कंक्लूड दैट, ऐसे लिखना है, ये स्टेटमेंट, ये लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे आप जब आंसर लिखोगे तो यू विल गेट एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर दिस, okay, and conclude that stimulus will in general be accompanied by an increase in blood pressure। ये वही लैंग्वेज है जो आपको क्वेश्चन में दी हुई है, जो उन्होंने आपको क्वेश्चन पूछा था, can it be concluded that the stimulus will in general be accompanied by an increase in blood pressure, मतलब क्या हम ये मान सकते हैं कि अगर ये स्टिमुलस दिया जाए तो लोगों के, पेशेंट्स के ब्लड प्रेशर में बढ़ोतरी होगी? तो आप उसको वही आंसर दे रहे हैं, yes, we can conclude that the stimulus will in general be accompanied by an increase in the blood pressure। So what you are saying, what the question is asking, you are giving answer in the same sense, है ना। That is we called inference। Inference का मतलब यही है कि समझा क्या आपने, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है वो आपको बताना है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. So I am going to share this PDF with you. आप इसको करिएगा, इसके सारे इलस्ट्रेशंस करके देखिएगा, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम जरूर डिस्कस करेंगे, बट आप इसको अपने लेवल पे, मैंने तो ऑलमोस्ट काफी सारे इलस्ट्रेशंस इसमें करवा दिए हैं, लेकिन जब आप पेपर पे करेंगे, खुद कैलकुलेट करेंगे, देन यू विल नो द रियलिटी कि आपको कितना आ रहा है, बट कंसेप्ट आई हैव गिवन यू फुल्ली, राइट? ठीक है, Okay, ma'am. ओके।